नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विशेष सत्र में हो बहुमत का फैसला, अटॉर्नी जनरल की तमिलनाडु के राज्यपाल को सलाह। शशिकला मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। मतदान के बीच एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग सख्त। दैनिक जागरण और रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ एफआईआर, वेबसाइट पर छपा था अनुमान। बीजेपी और शिवसेना के बीच बड़ी तल्खी। शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार। बीजेपी ने बताया हताशा वाला कदम। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। 634 नकलची छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला रद्द। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। भारत ने लगातार 6वीं टेस्ट सीरीज जीती। हैदराबाद में बांग्लादेश को 208 रनों से हराया। कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। तमिलनाडु के सियासी संकट के बीच अटॉर्नी जनरल ने 1 सप्ताह के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। राज्यपाल को भेजी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर ही हो। इस बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओ पनीरसेल्वम आज पहली बार सचिवालय पहुंची और वहीं शशिकला ने लगातार तीसरे दिन विधायकों से मुलाकात की। तो जयललिता और शशिकला से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला सोमवार को समर्थकों से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और विपक्षी डीएमके के बीच सांठगांठ है। शशिकला ने कहा कि ये घनिष्ठता जयललिता के आदर्शों के खिलाफ है। ஊக்கப்படுத்தி 1.5 கோடி தொண்டர்களை உடைய இந்த இயக்கத்தை ஒரு பன்னீர்செல்வத்தால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது। ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने समर्थकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय भी गए और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। Both of us are going to the secretariat. We have a review with the senior police officers. The MLAs are all trapped in a resort. They should be set free. If they are set free, they will surely support our chief minister. विपक्षी दल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन भी सचिवालय पहुंचे। डीएमके ने इन आरोपों को गलत बताया कि अन्ना द्रमुक के सत्ता संघर्ष में उनका हाथ है। The rift is within. When the rift is within the party, what is the role of the opposition parties? I understand all these things. See, this is just they want to save their face. They are blaming on the other parties. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें 24 घंटों के भीतर शशिकला को शपथ दिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं, जबकि पार्टी के लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। दोनों ही गुट अधिकतर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शशिकला के खेमे का आरोप है कि डीएमके और नई दिल्ली में बैठे कुछ लोग पार्टी में दो फाड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओपीएस खेमा विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की इस लड़ाई की वजह से फैली राजनीतिक अस्थिरता से सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु का हो रहा है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं एस श्रीनिवासन साहब। श्रीनिवासन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चेन्नई से जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से अब अटॉर्नी जनरल ने राय दी है राजभवन को, उम्मीद बनती कि शायद जल्द ही किसी तारीख का ऐलान हो। कम से कम ये जो बादल छाए हुए हैं इस वक्त की कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके पास बहुमत है, उसका फैसला विधानसभा में हो। आप ठीक कह रहे हैं। आज रोहती जी के स्टेटमेंट के बाद और कल जो एक्सपेक्टेड जजमेंट है, क्योंकि कल के लिए लिस्ट हो गई है 10:30 बजे,
जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट केस वाला जो केस है वो कल के लिए लिस्ट हुआ है, और यदि उसमें जो कुछ भी जजमेंट आता है उसके बेसिस पर ये अब कहा जा सकता है कि तुरंत ही कोई न कोई तमिलनाडु के प्रॉब्लम के लिए कोई न कोई निवारण निकलेगा। तो क्या ये माना जाए कि कोर्ट का फैसला पहले आएगा और उसके बाद उस फैसले के आधार पर ही तय होगा कि विधानसभा में बहुमत किसके साथ जाएगा? निश्चय ही कोर्ट का फैसला, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला, या तो जो अपील किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसका यदि डिसमिसल हो जाता है, अपील खारिज कर दी जाती है, इसका मतलब शशिकला फ्री हो जाती हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। उस सूरत में वो असेंबली में जाकर अपना उनका उनका वहां पर बहुमत साबित करेंगे, बल प्रयोग होगा। दूसरा, यदि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली एग्री कर जाती हैं उस अपील को, इसका मतलब फिर उनका तुरंत जेल हो जाएगा। तीसरे केस में, एक तीसरा केस भी है इसमें, यदि स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, इसका मतलब यह है कि 2 मेंबर जज हैं, दोनों जज अलग अलग यदि राय रखते हैं इस केस पर, तो फिर ये मामला टल जाएगा, क्योंकि ये बेंच को एनलार्ज करने के लिए एक जज और जोड़ा जा सकता है और ये केस 1 साल के लिए टल सकता है। उस सूरत में भी शशिकला के लिए रास्ते खुल जाएंगे और वो दोबारा, मगर इन 2 सूरत में जहां पर उनका एक्विटल हो जाता है और या स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, दोनों ही केस में वो असेंबली में जाएंगी। ये लगता है, मुकुल रोहतगी के स्टेटमेंट के बाद लगता है कि बल्ब जो उनका जो होगा वो असेंबली में ही होगा, वहां पर टेस्ट किया जाएगा, फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, ऐसा लगता है। गवर्नर ने अभी तक चुप्पी सारी रखी है, उन्होंने इस पर बात पर कुछ बोला नहीं है। मगर यदि तीसरी सूरत में यदि जजमेंट उनके खिलाफ आता है, उस सूरत में भी फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें फिर साफ ये होगा कि ओपीएस के साथ ज्यादातर एमएलएस का जाना तय है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में श्रीनिवासन साहब संख्या बढ़ी है ओपीएस खेमे में, सांसदों की भी, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी, लेकिन विधायकों को लेकर अभी तक कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है कि कोई बड़ा खेमा या कोई बड़ी नंबर्स में विधायक वहां से शशिकला खेमे से पनीरसेल्वम के खेमे में आए हों। वजह क्या दिख रही है? क्या अभी भी एकजुटता जो है विधायकों की वो शशिकला के साथ है? जी, बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है तमिलनाडु में। ये कहना मुश्किल है कि विधायक किनके साथ हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आ रहे हैं मगर विधायक नहीं आ रहे हैं। उसका एक कारण है कि 100 से ज्यादा विधायक, करीब 129 शशिकला मानती हैं, उन्होंने एक गेस्ट हाउस में, शहर के बाहर 60 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में उनको ठहरा रखा है। अब बड़ी अजीब सी स्थिति है, मुख्यमंत्री ओपीएस हैं मगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में कितना है ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद डिवाइडेड है, क्योंकि बाकी जितने मंत्री हैं वो सब दूसरी तरफ हैं। सिर्फ एक मंत्री जो हैं वो अभी पनीरसेल्वम के साथ हैं। तो इसलिए ये अभी कह पाना मुश्किल है कि क्या जो विधायक वहां पर रखे गए हैं गेस्ट हाउस में, क्या वो फ्री हैं, क्या अपना फ्री विल उनका वो में अपना वो कोई निर्णय ले पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जबकि एमपीज जो कि रिलेटिवली ज्यादा फ्री हैं, उन्होंने तो अपनी राय, अपना मत प्रकट कर दिया है, एमएलए शायद फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं। मगर ये भी कहना अभी ये तभी स्थिति साफ हो पाएगी जब एमएलएज वहां पर निकल कर आएंगे। इसीलिए शायद फ्लोर टेस्ट सबसे अच्छा तरीका होगा। एक आखिरी सवाल है जिसका आपने इशारा किया, उसको समझना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अभी भी पनीरसेल्वम हैं, शशिकला के पास विधायक है और ये सबको पता है कि वो कहां पर हैं, किस जगह पर रखे गए हैं। क्या ये माना जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक अमला है, वहां पर पनीरसेल्वम की पकड़ नहीं है, शशिकला को ही वो लोग एक, मैं कहूं कि लीडर कहें या फिर अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से देख रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ऐसा दिखता नहीं कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री कोई हो और उनके विधायकों को कोई जबरन कहीं एक जगह फोर्सफुली वहां पर बंद रख सके। जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है।
ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया था कल कि जब उनके हाथ में पुलिस और बाकी हमला है, वो वहां पर जाके रेड करके उन लोगों को क्यों नहीं छुड़ा सकते? क्यों एमएलए यदि उनको बंदिश या बंधुआ मजदूर जैसे उन पे यदि रखा गया है, यदि वो एलिगेशन खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, वो अपना पुलिस भेज के उनको क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि माहौल या मामला और बिगड़े। मगर ये बात साफ है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड है, वो बटा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा आज एक कारण आपको दिखाई देगा। आज ही जो है इंटेलिजेंस चीफ को बदला गया है। जी जी, जो कल तक जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो बदल गए हैं। आज शाम को एक नए अफसर की नियुक्ति हुई है। तो ये साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्त में नहीं है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका चेन्नई से मैं ताजा जानकारी और वहां के तमाम हालात को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यापम भर्ती घोटाले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मध्य प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है। फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेयर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2008 से 2012 के दौरान 500 से ज्यादा एमबीबीएस में हुए दाखिले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी दाखिले गैर कानूनी तरीके से किए गए। छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है, वो कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं की है। फैसला आने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए, आदेश मानने वाला तो भुगत लिया, आदेश देने वाला अभी तक नहीं भुगता है। व्यापम के फर्जीवाड़े में और व्यापम में गड़बड़ थी, तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच कराई। जांच तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई ना। व्यापम में हमें कुछ गलतियां पकड़ी गई, व्यापम में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, उसी को लेकर तो हमने जांच की। पहली बार यह घोटाला तब उजागर हुआ जब इंदौर पुलिस ने 2009 के पीएमटी प्रवेश से जुड़े 20 नकली छात्रों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद जस्टिस सीएस कर्णन आज पेश नहीं हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को पेश होने का मौका देते हुए 3 हफ्ते का वक्त दिया। अदालत ने कहा कि अभी जस्टिस कर्णन के कोर्ट में पेश न होने की वजहों की जानकारी नहीं है और इसीलिए फिलहाल सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस कर्णन के सुप्रीम कोर्ट लिखी चिट्ठी पर सवाल उठाए। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने के चलते उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई कर रही है। चुनावों के बीच में एग्जिट पोल को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन बताया और ऐसा करने के लिए आयोग ने दैनिक जागरण और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी
रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी में पहले दौर के मतदान के बाद रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के एग्जिट पोल को दैनिक जागरण ने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। आयोग ने इसे जनप्रतिनिधित्व कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। आयोग ने दैनिक जागरण और एजेंसी के खिलाफ 15 जिलों में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। उत्तराखंड की 69 सीटों और उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के लिए 67 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैलियां की और उसके अलावा राहुल ने बिजनौर तो बरेली में चुनावी सभाएं की तो अखिलेश यादव ने मुरादाबाद और बदायूं में रैली की। कारोबार देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखीमपुर खीरी में रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहे। उन्होंने अखिलेश के विकास के दावों को खोखला बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सत्ता के लिए दो कुनबे का मेल बताया। आपका तो काम ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती हैं, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लखीमपुर में रैली की। प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सपा कांग्रेस गठबंधन को विकास के लिए दो युवाओं के बीच मेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काले धन को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने लिस्ट भेजी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो राज्यसभा में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट क्यों नहीं रखी? किसको बता रहे हैं? उन चोरों के नाम आप रखिए लोकसभा में, राज्यसभा में रखिए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। अखिलेश यादव ने भी मुरादाबाद और बदायूं में रैली कर केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ मन की बात करते हैं और वादों को पूरा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इस दिन उत्तराखंड की 69 सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज इटावा और उन्नाव में रैली की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजनीति में लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर प्रचार में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस की भी निंदा की। यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली, खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के लोग मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा करार दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे असफल करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी टोटली फेल हो चुकी है। कल भी एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान
मारे गए हैं और यहाँ हम कल्चरल फेस्टिवल करते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा बताया है। मुंबई में परिवर्तन अटल है और ये परिवर्तन हमारे मित्र पक्ष शिवसेना पचा नहीं पा रही है। जनता ने निर्धार कर लिया है माफिया मुक्त मुंबई महापालिका। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहे विवाद पर एनसीपी ने तंज कसा है। शिवसेना समर्थन निकालती है, राज्यपाल को पत्र लिखती है, तो हम महाराष्ट्र में मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं, किसी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बनकर जन विरोधी नीतियों पर नियंत्रण कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से विरोधियों की आलोचना के बजाय काम पर ध्यान देने की बात कही। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एरियर और नगर निगम की माली हालत समेत दूसरी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर कर्मचारी वेतन और दूसरी मांगों को लेकर जमा हुए। कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार से चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू करने की मांग की है। इन्होंने पहले 119 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद कह रहे 200 करोड़ रुपया, जबकि निगम के ऊपर इन लोगों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया बाकी है। हम इनसे गुहार लगाते हैं तकरीबन 200-300 करोड़ रुपया और जारी कर दिया जाए तो ये सारा का सारा हो सकता है। अब हम दिल्ली से एक ही गुहार लगाते हैं, हम चाहते हैं इसका स्थायी समाधान, क्योंकि हर 2 महीने बाद वो सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नगर निगम पर पलटवार किया। दिल्ली की जनता अब समझ रही है कि इस कचरे की राजनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी नाम का कचरा जिम्मेदार है। पिछले माह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के करीब 17,000 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तोड़वाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 119 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी थी, जिससे उनका बकाया वेतन दिया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले और शोपिया शहर में आज कर्फ्यू लगा रहा। यहां कल 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक की मौत सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दरमियान हुई। इसके बाद हुए प्रदर्शन में एक और शख्स की जान चली गई थी। हालांकि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही सामान्य रही। घाटी के दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कुलगाम में कल 4 आतंकी मारे गए थे और वहीं 2 जवान भी शहीद हुए थे। पाकिस्तान के लाहौर में विधानसभा के बाहर हुए भीषण बम धमाकों में 16 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में लाहौर के ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी भी शामिल हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। आत्मघाती हमला उस वक्त किया गया जब दवा विक्रेता विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि शक की सुई तालिबान पर है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट समेत देश भर में आज भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे। भ्रष्टाचार रोधी कानून को खत्म करने के सरकार के प्रयास से नाराज हजारों लोगों ने मार्च निकाला। सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि यह भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है और भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा पहुंचाता है। भारी विरोध के चलते झुकते हुए सरकार ने व्यवस्थित भ्रष्टाचार कानून को वापस ले लिया। आदेश वापस लेने के बाद से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब वो सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं टीम इंडिया की हैदराबाद टेस्ट मैचों में जीत के साथ। नमस्कार। हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 208 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 250 रनों पर सिमट गई। बांग्लादेश की दूसरी पारी को समेटने में फिरकी गेंदबाज अश्विन और जडेजा की मुख्य भूमिका रही। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। That's something we always believe in doing in the team, giving our bowlers more importance and telling them they are the match winners. Can pick few wickets at any stage during the day. I think it's a bonus for any side. बांग्लादेश के खिलाफ भारत को एक ही टेस्ट खेलना था।
पहली पारी में भारत ने 687 रन पर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 388 रन बनाने में कामयाब रही। इस तरह पहली पारी में भारत को 299 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने 159 रनों पर पारी घोषित कर बांग्लादेश को 459 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन बांग्लादेश की टीम 250 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार छठी सीरीज जीत है। यह सिलसिला 2015 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से शुरू हुआ था। उसके बाद टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को हराया। ये भारत की इस सत्र में 9 घरेलू टेस्ट मैचों में 8वीं जीत है। उसने एकमात्र ड्रॉ इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। उसे आखिरी बार अगस्त 2015 में गाले में श्रीलंका ने हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।